Good afternoon, student. Today we study about deafness. Okay. कल हमने ऑटोस्क्लेरोसिस पढ़ा था. आज हम डेफनेस पढ़ेंगे. तो डेफनेस क्या है? डेफनेस इज डिफाइंड एज एन अ पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस. या तो पार्शियल होता है या तो कंप्लीट हियरिंग लॉस होता है उसमें. Hearing impairment range from a mild difficulty in understanding word or sound or hearing to a total loss of hearing. मतलब इसमें क्या है, या तो ये mild होगा या तो difficulty होगी words को समझने में, या फिर साउंड हियरिंग टोटली लॉस होगा, है ना. फिर हियरिंग क्या है? एक इम्पेयरमेंट है जो कि अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ को, वर्क एक्टिविटीज़ को, ठीक है. ये जो है डिमिनिश करता है इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है. इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की, वो होती है अफेक्ट. फिर आता है ओल्डर एडल्ट हैं, वो सफ़र करते हैं इससे बहुत ज़्यादा, हियरिंग लॉस से, क्योंकि एज रिलेटेड प्रोसेस है. हियरिंग लॉस अफेक्ट करता है 30 से 35% ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 65 to 75 ईयर्स, है ना. जो 65 से 75 साल के जो एल्डर होते हैं उनको ये 30 से 35% अफेक्ट करता है, ठीक है. और 40% पॉपुलेशन जो ओवर एज है 75 से, वो कॉमन कॉज है इनके हियरिंग लॉस के, जैसे ओटाइटिस मीडिया डिसऑर्डर दैट अफेक्ट दी प्रीडोमिनेटली इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन के वजह से, या फिर सब्स्टिट्यूशनल नंबर ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो ये कॉज करता है. एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे नॉइस, ड्रग, टॉक्सिन्स, ये सारी चीज़ें भी इस पर अफेक्ट करती है. फिर रियल हियरिंग लॉस रिजल्ट होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, ठीक है. फिर आता है इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस. तो मतलब माइलेज जो होती है इसमें, जो सीवियरिटी होते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द लाउडनेस. तो ये कैसे डिटेक्ट करता है? WHO ने इसके कुछ डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस के रूल निकाले हैं, जैसे कि माइल्ड बिटवीन, अगर माइल्ड हियरिंग लॉस है तो बिटवीन 25 to 40 dB, ठीक है, डेलाबाइट है. और ये मॉडरेट बिटवीन 41 to 55, इतना रेंज में. मॉडरेटली सीवियर होगा, अगर मॉडरेटली सीवियर तो 56 to 70, और सीवियर बिटवीन 71 to 90 है होगा, और प्रोफाउंड में 91 dB और ग्रेटर, ठीक है. तो ये उसके क्वालिफिकेशन होंगे हियरिंग लॉस के. तो आइए शुरू करते हैं हम इसमें. तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस रेफर्स टू द टोटल पार्शियल इनएबिलिटी टू हियर, ठीक है. डेफनेस क्या है? एक हियरिंग इम्पेयरमेंट है जो कि हियरिंग लॉस को रेफर करता है, ठीक है, जो कि टोटली पार्शियल इनएबिलिटी होती है सुनने में, ठीक है. ये इस तरीके से दिखाता है. फिर इसके टाइप्स होते हैं कंडक्टिव हियर लॉस, जिसको हम CHL कहते हैं, सेनो न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसे हम SHL कहते हैं, मिक्स्ड हियरिंग लॉस विच इज कॉल्ड MHL, and the other one is central hearing loss or functional hearing loss. These are the type. Okay, so next we have come to the conductive hearing loss. Conductive hearing loss क्या होता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कोई भी इंटरफेरेंस हो जो कंडक्ट करे और जिसमें साउंड इम्पल्स जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम में अफेक्ट करे और मिडिल ईयर में अफेक्ट करे, वो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस. व्हाट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस? कि जो हियरिंग लॉस है वो इंटरफेरेंस हो रहा है कंडक्शन पे, जैसे साउंड इम्पल्स कहाँ कहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं? थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम और मिडिल ईयर,
ठीक है, दैट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस. अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस कैन बी कॉज्ड बाय द एनीथिंग इंटरफेरेंस विद, किसी भी वजह से हो सकता है ये, विद द एबिलिटी टू साउंड वेव, इसकी वजह से रीच द इनर ईयर सच एज सेरेमिन, है ना, फॉरेजन बॉडी इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों की वजह से भी यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सीन दैट न्यूरल हियरिंग लॉस में, तो यहाँ पे आ रहा है सेंसरी हियरिंग लॉस ऑरिजिनेट इन द cochleal and involve the hair cell and nerve endings. यहाँ पे सेंसरी हियरिंग लॉस में जो कि ओरिजिनेट हो रहा है कॉकिलियल से, ठीक है, फिर जो हेयर सेल्स है वो नर्व एंडिंग्स में जाके यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं. फिर जो सैनो न्यूरल हियरिंग लॉस है वो रिजल्ट होता है किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट्स की वजह से जो इनर ईयर को डैमेज करता है. ठीक है. तो इस वजह से सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है. ठीक है. इस तरीके से देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये इनर ईयर पे अफेक्ट कर रहा है, ये इस जगह पे कॉक्लियर पे. तो ये कंपोनेंट क्या कॉज कर रहा है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. ठीक है. फिर आता है Persbacus in hearing loss caused by an aging process that results from the degeneration of the organ or corti. This degenerative process usually begin at 50 years of age. यहाँ पे प्रेसबाइकसिस में क्या हो रहा है, हियरिंग लॉस में ये एजिंग प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है और डिजेनरेटिव ऑर्गन जिसे कॉर्टी है उसको कॉज कर रहा है. फिर यहाँ पे आता है ये जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है ये 50 इयर्स ऑफ एज को चलाता है. ठीक है. उसके बाद फिर आता है यहाँ पे मिक्स्ड हियरिंग लॉस. तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस में ये क्या होता है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस occur when an individual has both conductive and sensory neural hearing loss. जब ये तब होता है जब कोई भी इंडिविजुअल बोथ कंडक्टिव या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो. ठीक है. फिर आता है दिस कैन बी कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द डिसऑर्डर. ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन या किसी भी कोई भी कॉज की वजह से हो. ठीक है. फिर आता है सेंट्रल हियरिंग लॉस. सेंट्रल हियरिंग लॉस में सेंट्रल हियरिंग लॉस अकर व्हेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन नॉट इंटरप्ट नॉर्मल ऑडिटरी सिग्नल्स. सेंट्रल हियरिंग लॉस में क्या होता है, ये कभी भी अकर होता है जैसे कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करे, उस जिसे इंटरप्ट करे. ठीक है. इंटरप्ट करे जैसे कि नॉर्मल ऑडिटरी सिग्नल हो, वो सारा कुछ. फिर दिस कंडीशंस अकर विथ सच डिसऑर्डर्स ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और ट्रॉमा. जो सेंट्रल हियरिंग लॉस होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करता है, जैसे इंटरप्ट करे जो नॉर्मल ऑडिटरी कैनाल्स होते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स होते हैं, उन कंडीशन में. ठीक है. ये जो कंडीशन है ये कहाँ अकर होती है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है या फिर ट्यूमर हुआ है, तो उन कंडीशंस में ये सेंट्रल हियरिंग लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सॉरी. फिर हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शनल हियरिंग लॉस की. तो देखो फंक्शनल हियरिंग लॉस जो है यहाँ पे बच्चों, फंक्शनल हियरिंग लॉस जो है वो हियरिंग लॉस होता है विच इज़ नो ऑर्गेनिक कॉज फॉर लेजन्स कैन बी फाउंड. यहाँ पे फंक्शनल हियरिंग लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉज हो रहा है, लेजन कैन बी फाउंड ऑल्सो कॉल्ड साइकोजेनिक हियरिंग लॉस. यहाँ पे आता है प्रिसिपिटेट बाय इमोशनल स्ट्रेस, जैसे कि मेलेजरिन इज अ टाइप ऑफ साइकोजेनिक हियरिंग लॉस. यहाँ पे इन मेलेजरिक there is no organic psychological causes. The patient is pretending to be deaf for personal gains.
जैसे कि कोई भी फंक्शनल हियरिंग लॉस होगा तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हियरिंग लॉस हो रहा है जो कि ऑर्गेनिक कॉज की वजह से होता है। लेजन्स कैन बी फाउंड, कोई भी तरह के लेजन्स वहाँ पे होते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइकोजेनिक हियरिंग लॉस। फिर आता है क्या, प्रिसिपिटेट बाय इमोशनल स्ट्रेस, किसी भी प्रिसिपिटेट इमोशनल स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर आता है मेलिजर्निंग इज अ टाइप ऑफ साइकोजेनिक और या साइकोजेनिक हियरिंग लॉस। यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉज है, लेजन्स फाउंड हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से सारी चीज़ें आपको, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन इसका बताया जा रहा है ना, ये फंक्शनल हियरिंग लॉस का, इसमें यही बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कॉज की वजह से होता है। किसी चोट लगने की वजह से, कोई कान में चोट लग जाए या साइकोजेनिक हो जाए तो इस वजह से, या किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे हेयरिंग लॉस के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर आता है मेलिजर्निक इज अ टाइप ऑफ साइकोजेनिक शॉक। ये मेलिजर्निंग जो है टाइप, इसमें साइकोजेनिक हियरिंग लॉस हो रहा है। किसमें साइकोजेनिक मतलब रिलेटेड टू साइकिक पैटर्न। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है पेशेंट में, जो कि प्रिटेंड करते हैं डेफ का, बट किसी भी पर्सनल गेन्स की वजह से, जो प्रिटेंड करते कि इनको सुना ही नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सीवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस कितना है। लॉस ऑफ डेसिबल्स में इसमें 0 to 15 नॉर्मल हियरिंग होता है। जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है वही, उसमें फिर 15 to 25 का स्लाइटली हियरिंग लॉस होता है। फिर 25 से 40 का मिड माइल्ड हियरिंग लॉस होता है। 40 से 55 का मॉडरेट, और 55 से 70 मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, फिर 70 से 90 सीवियर हियरिंग लॉस, और फिर 90 से प्रोफाउंड, मतलब टोटली हियरिंग लॉस होता है। फिर आते हैं हम इसकी इटियोलॉजी पे। तो इटियोलॉजी पे इस पे सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी है एज फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो एज है वो अगर बड़ी हुई रहेगी तो ऑब्वियस है, इट्स टू ऑब्वियस कि हियरिंग लॉस होने के चांसेस होंगे। उसके बाद आता है एक्सपोजर टू द लाउड नॉइस, है ना, एक्सपोजर टू द लाउड नॉइस, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं, किसी हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है ना। फिर ऑटोटॉक्सिसिटी ड्रग, कोई ऐसे ड्रग जिसकी वजह से ऐसा हो, फिर या फिर इलनेस की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पे इलनेस में क्या क्या आ जाएगा, कोई भी ईयर इन्फेक्शन, मीजल्स में कॉज ऑडिटरी नर्व डैमेज। ठीक है, मेनिंजाइटिस में कॉज ऑडिटरी नर्व और कॉक्लियर डैमेज। ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, ठीक है, वो। फिर आता है मम्स, फिर ऑटोस्क्लेरोसिस जो कि हमने कल पढ़ा, ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से। फिर आता है मेड्यूलो ब्लास्टोमा और अदर ब्रेन ट्यूमर, किसी ट्यूमर की वजह से। सिफिलिस की वजह से फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ द फीटस, प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से। फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, इन्फेंट ऑफ अल्कोहलिक मदर, जो अल्कोहलिक मदर होती है वो लोग ज़्यादा ड्रिंक करेंगी उसकी वजह से। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में दो तरह के कॉज आते हैं, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है और एक स्ट्रोक, तो इनकी वजह से भी ये डेफनेस कॉज हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सेंसोन्यूरल इम्पेयरमेंट, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द क्रेनियल स्ट्रक्चर, लो बर्थ वेट, ठीक है, यूज़ ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी मेडिकेशन, ठीक है, जैसे जिंट्रामाइसिन वगैरह। फिर रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, फिर आता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फिर आता है क्रोनिक एक्सपोजर टू लाउड नॉइसेस, फिर आता है परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉज ऑफ कंडक्टिव डेफनेस के बारे में।
कौन कौन से कॉज होंगे, तो एक तो हो जाएगा एक्सटर्नल और दूसरा तो हो जाएगा मिडल। तो एक्सटर्नल का इम्पैक्ट पड़ता है वैक्स पे, इम्पैक्टेड वैक्स, ओटाइटिस एक्सटर्ना, फॉरेजन बॉडीज, पॉलिप्स, ट्यूमर्स, फ्लूइड इन द ईयर। फिर मिडिल ईयर में कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ दीज ईयर ड्रम एंड ओसाइकल्स। फिर आता है परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर आता है ट्रोमेटिक बारोट्रोमा। फिर आता है रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आता है इम्पैक्टेड वैक्स। ठीक है, फिर आता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। फिर आता है फॉरेजन बॉडी, फॉरेजन बॉडी मतलब किसी भी बाहर का कुछ भी ऐसे डाल के। ठीक है, फिर आता है पॉलिप्स हो जाना, फिर ट्यूमर का हो जाना, या फिर फ्लूइड भरा जाना ईयर में। तो ये तो सारे एक्सटर्नल ईयर जो डेफनेस कॉज करे वो है। मिडिल ईयर की प्रॉब्लम क्या है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होने की वजह से, मतलब जो जन्मजात आती है वो, फिर ईयर ड्रम और साइकिल्स की वजह से, या फिर परफोरेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो, जो कि हमने कल पढ़ा था। फिर आता है ट्रोमेटिक बैरोट्रोमा, रैप्चर हो जाए ईयर ड्रम में और स्कल का फ्रैक्चर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी डेफनेस आ सकती है। फिर आता है कॉज ऑफ सेंसोन्यूरल डेफनेस। तो यहाँ पे दो कॉज आते हैं, इनर ईयर में कंजेनाइटल ट्रॉमा, हेड इंजरी हो रही है। ठीक है, फिर आता है प्री बाइकस, फिर ट्यूमर हेड इंजरी, सर्जिकल इंजरी, लेब्रेथिन वगैरह, लाउड साउंड हो गए तो। ठीक है, प्रोड्यूसिंग कंक्यूशन या कंकशन। फिर आता है यहाँ पे भी देखो प्री बाइकसिस और ट्यूमर ऑटो एकॉस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, फिर इधर आता है लेब्रेथिन, लाउड साउंड प्रोड्यूसिंग कंकशन। फिर आता है माइनर्स डिजीज, इधर आता है इन्फेक्शन ऑफ मम्स, सिफिलिस, ट्यूबरकुलस, मेनिंजाइटिस, एंट्रिक फीवर, लेब्रेथिन्स में भी ये चीज़ होती है। ऑटोटॉक्सिसिटी में यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन ड्रग्स दे सकते हैं आप। मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन इट इज़ एन एंटीबायोटिक ड्रग जो ऑटोटॉक्सिक कंडीशन में हमें देना चाहिए। तो उसमें आता है कानामाइसिन, नियोमाइसिन, सैलिसिलेट्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन, फ्यूसेमाइड एंड क्विनिन हम मलेरिया वाले ड्रग में भी देते हैं, वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, बट हाँ ये वो वाला क्विनिन नहीं है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉजेज ऑफ सेंट्रल हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे सेरिब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल और मिडिल ईयर इंटरप्शन इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड बाय द एयर टू द इनर ईयर। ठीक है, इंटरप्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड बाय द एयर एंड द इनर ईयर कंडक्टिव डेफनेस को कॉज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से जो कि मिडिल ईयर में हुआ है, इंटरप्ट कर रहा है ट्रांसमिशन, वो जो साउंड का जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें। ठीक है, जो और एयर जो है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पा रही, मतलब ठीक तरीके से साउंड नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या कॉज कर दिया, इसने कंडक्टिव डेफनेस को कॉज कर दिया, जो कि एक डिसऑर्डर है इनर ईयर का। जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वो एजिंग हो रही है और इंटरप्ट कर रही है न्यूरल ट्रांसमिशन को, जो कि साउंड का जो है वो ब्रेन तक पहुंचाने का। फिर यहाँ पे सेंसोन्यूरल डेफनेस, इस कारण से सेंसोन्यूरल डेफनेस कॉज कर रहा है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे टिनियटस हो सकता है, इंक्रीज द इनएबिलिटी टू हियरिंग इन अ ग्रुप। ठीक है, टिनियटस हो सकता है ये लोगों के बीच में, मतलब ये ग्रुप में बात करने की इनएबिलिटी रहे, है ना, क्योंकि सुनाई नहीं देगा। फिर आता है नीड टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन,
ज़्यादा आवाज़ तेज़ करके देखेंगे, फेलुअर होगा रिस्पॉन्स करने में, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशंस करने में भी दिक्कत आएगी। एक्सेसिवली लाउड स्पीच होगी, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि वो नहीं सुन पा रहे तो हम भी नहीं सुन पा रहे, तो वो ज़्यादा तेज़ बोल के बताएंगे, ठीक है। फिर स्ट्रेन पड़ेगा फेशियल एक्सप्रेशन पे, ठीक है। फिर कांस्टेंट नीड होगी क्लासिफिकेशन और कन्वर्सेशन की, जो सोशल विड्रॉल करवा सकती है। फिर आते हैं हम डायग्नोस्टिक मेजर्स के बारे में बात करते हैं। डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या होंगे यहाँ पे? हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, राइजेंस टेस्ट, वेबसर्स टेस्ट और ऑडिटरी ऑडिमेंट्री और टिम्पैनोग्राम, ये सारे इसके टेस्ट होंगे। फिर यहाँ पे आता है कंपैरिजन ऑफ द वेबर एंड द रेनिन टेस्ट। देखो, हियरिंग स्टेटस में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है वेबर और एक होता है रायन। तो नॉर्मल हियरिंग में क्या होता है? साउंड इज हर्ड इक्वली इन बोथ ईयर्स, हाँ दोनों ही में बराबर होता है। रायन में एयर कंडक्शन जो है वो ऑडिबल लॉन्गर देन बोन कंडक्शन, जो एयर कंडक्शन है वो बोन कंडक्शन से ज़्यादा रहता है। फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है? यहाँ पे साउंड इज हर्ड बाय द बेस्ट अफेक्टेड ईयर, जो साउंड है वो क्या होता है? जितने भी अफेक्टेड ईयर्स होते हैं उनको अच्छे से उनमें सुनाई देता है। फिर साउंड इज हर्ड एज एन लॉन्ग और लॉन्गर इन अफेक्टेड ईयर्स, जो साउंड है वो अच्छे से लॉन्गर अफेक्टेड ईयर्स में सुनाई देता है। फिर आता है सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस में साउंड इज हर्ड बाय द बेस्ट इन नॉर्मल हियरिंग लॉस। तो ये जो साउंड है ये कहाँ पे बैठ रहा है? इट इज़ अ बेस्ट इन नॉर्मल हेयर, तो नॉर्मल तरीके से होता है। फिर इसमें एयर कंडक्शन का क्या है? ऑडिबल लॉन्गर देन बोन कंडक्शन इज अफेक्टेड बाय एयर। देखो, हवा की चीज़ें ज़्यादा सुनाई देगी बजाय इसके कि जो ऑडिबल हो। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन का क्या है यहाँ पे? मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ऑटोटॉक्सिक ड्रग, अवॉइड द रिस्क फैक्टर, वियर ईयर प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट नॉइज include the hearing loss when exposed to the loud noise। जो hearing protection है उसको पहनना है, जिससे ज़्यादा आवाज़ कान में ना पड़े। रिस्क फैक्टर मतलब जैसे हम ईयरफोन्स वगैरह भी लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा आवाज़ तेज़ ना हो, ठीक है। मिनिमाइज करना है ट्रॉमेटिक ऑटोटॉक्सिसिटी को भी प्रिवेंट करना है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। तो दो तरह के मैनेजमेंट तीन तरह के होते हैं। तो अभी देखते हैं हम एक तो मेडिकल और सर्जिकल और एक होता है नर्सिंग। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है? रिस्टोर हियरिंग करना, एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट देना है, रिमूव इम्पैक्ट करना है वैक्स का और फॉरेजन बॉडीज को भी। फिर आता है क्यूरिमिनोलाइटिक एंड इम्पैक्टेड वैक्स। अमीनोलाइटिक्स और इम्पैक्टेड वैक्स जो है उसको भी रिमूव करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए और ट्रीटिंग करेंगे जो अंडरलाइनिंग सिम्टम्स होंगे ना, जो डिसऑर्डर होंगे उसको। फिर आता है यहाँ पे असिस्ट हियरिंग लॉस। यहाँ पे वो जो केयर प्लान है वो बना है, हियरिंग लॉस को असिस्ट करेंगे, इम्प्लांटेड करेंगे। मिडिल ईयर के जो डिवाइसेस है वो कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेज सकते हैं। हियरिंग एड्स को यूज़ करेंगे। हियरिंग एड्स जो सुनने की मशीन होती है, एम्पलीफायर साउंड होते हैं, उसको डिज़ाइन किया गया है इसी चीज़ के लिए। फिर आता है इम्प्लांटेड मिडिल ईयर हियरिंग डिवाइस, जो अंदर की तरफ डलती है। आपने ये पिक्चर में देखा होगा, इम्प्लांट करते हैं उसको। तो यहाँ पे इम्प्लांटेबल मिडिल हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे इम्प्लांटेड सर्जिकल कैन इम्प्रूव द साउंड परसेप्शन ऑफ पेशेंट with moderate to severe sensory
न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कॉकलियर इम्प्लांट्स के बारे में। तो ये देखो, ये सारे सर्जरी के टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉकलियर इम्प्लांट्स में हम कॉकलियर, देखो यहाँ पे ये कॉकलिया है ना, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। तो कॉकलियर इम्प्लांट्स में सर्जिकली प्लेस्ड करेंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो कि रिसीव करेगा साउंड को, ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रोड्स को, है ना, कॉकलिया के ईयर के कॉकलियाज में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम इसके बाद लेंगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसका सेकंड टॉपिक मैं आपको, डेफनेस का सेकंड टॉपिक अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। साइन लैंग्वेजेस का भी यूज़ करेंगे। इट इन्वॉल्व हैंड एंड शेप, मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, आर्म, बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। ओके, so the next topic I'll cover after that. That's all for today. Thank you, class. Thank you.